नमस्कार, मैं सुमंत। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्शन कमीशन के बारे में। ये बहुत ही ज़रूरी है हमारे बीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। प्रीलिम्स के लिए तो खैर हैं ही, जो सारे फैक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में वो पूछ सकता है आपसे, इसके आर्टिकल के बारे में, इसके पावर्स, इंडिपेंडेंस के जो प्रावधान हैं उस पर सवाल पूछ सकता है आपसे। सवाल बनते हैं इस पर मेंस में इसके स्वायत्ता के बारे में कि कौन कौन से संविधान में प्रावधान है इसकी स्वायत्ता को सुनिश्चित करने के लिए, क्या क्या समस्याएं हैं हमारे कमीशन के वर्किंग के साथ, क्या क्या रिफॉर्म्स लेने की ज़रूरत है, क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलो फिर चीज़ें शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो यह मेरा परिचय। मैंने बीटेक किया NIT इलाहाबाद से। मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 9 साल से, और इसके पहले मैंने काम किया है स्टडी IQ अकेडमी, इन सब संस्थाओं में। ये मेरे मार्क्स हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के। मैंने 4 यूपीएससी के मेंस लिखे हैं, और मेरे प्रीलिम्स से कट ऑफ जो मार्क्स हैं हमेशा कट ऑफ से काफ़ी ऊपर रहे हैं। चलो, तो हमने 73rd बीपीएससी के लिए जो फाउंडेशन कोर्स है वो लॉन्च किया है। हमारे 2 बैचेज हैं, पहला हिंदी माध्यम का नवोदय बैच और इंग्लिश माध्यम का टाइटन बैच। ठीक है, तो मैं पढ़ाऊंगा आपको इंडियन पॉलिटी नवोदय वाले बैच में, मतलब हिंदी माध्यम का जो बैच है वो हमें पढ़ाऊंगा। ठीक है, और जो बातें मैं पढ़ाऊंगा वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए होगा कंबाइंड। ठीक है ना, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स है ये वाला। ये हमारे फीचर्स हैं 73rd बीपीएससी प्रीलिम्स जो हमारे फाउंडेशन कोर्स है उसका। चलो टॉपिक पे आते हैं हम लोग, फिर बातें करेंगे इसके बारे में लास्ट में। ठीक ना, तो जो इलेक्शन कमीशन है, निर्वाचन आयोग है, ये एक संवैधानिक बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये क्या होता है? संवैधानिक बॉडी एक ऐसा संस्था होता है जिसका प्रावधान हमारे संविधान में लिखा होता है। तो अनुच्छेद 324 इसके अंतर्गत जो इलेक्शन कमीशन है इसकी स्थापना करी जाती है। जिस तरह से निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक बॉडी है, उसी तरह से यूपीएससी, CAG, ठीक है, फाइनेंस कमीशन, ये सभी के सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में जो इलेक्शन कमीशन है इसके प्रावधानों को, इसकी संरचना के बारे में, नंबर ऑफ कमिश्नर्स कितने होंगे, कौन तय करता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, कमीशन का मेंबर बनने के लिए पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन तय करता है, उनका सैलरी, वेतन, कार्यकाल, उनको कैसे पद से हटा सकते हैं, इस्तीफा वो किनको देते हैं। इसके साथ साथ क्या मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त दोनों बराबर हैं, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट का केस है इसके बारे में वो देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, कमीशन का जो पावर है, शक्तियां हैं, उनके बारे में, कौन सी शक्तियां प्रशासनिक है, कौन सी शक्तियां पॉलिटिकल पार्टीज के संदर्भ में हैं, कौन सा पावर हमारा चुनाव को रेगुलेट करने के संदर्भ में है, सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो समझो, मैं हर टॉपिक पढ़ाने के बाद हर टॉपिक के साथ साथ जो MCQs है वो करवाता हूं, क्योंकि इन द एंड हमको एग्जाम पास करना है तो सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। प्रीलिम्स में MCQs और मेंस में आंसर राइटिंग करना पड़ेगा। तो करें क्या, हम लोग आज टॉपिक खत्म करने के बाद आपको ढेर सारे जो MCQs हैं वो सॉल्व करवाएंगे, ताकि जो बातें हमने पढ़ी है वो डाइजेस्ट हो जाए, वो आत्मसात हो जाए हम में, ताकि एग्जाम हॉल में हम उसको भूलें ना, वो गलतियां ना हो। इसके साथ साथ आपको मैं एक सवाल दूंगा बीपीएससी मेंस के लिए, जहां पर बताऊंगा कि सवाल का इंट्रो क्या होगा, उसका बॉडी क्या होगा और उसका कंक्लूजन कैसे होगा। जो भी आंसर राइटिंग करते हैं हम लोग, उसमें मेन दिक्कत होती है कि सवाल पढ़ के लगता है कि सवाल तो आसान है, हो जाएगा, मगर जब लिखने के लिए शुरू करते हैं तो कलम नहीं चलता। तो इंट्रो कैसे लिखेंगे, क्या टेम्पलेट होते हैं, वो सब बातें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलो फिर शुरू करते हैं। तो एकदम शुरू करते हैं, ठीक ना। तो मैंने बताया आपको कि जो निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक बॉडी है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अगर संवैधानिक है तो इसका कोई जिक्र होगा संविधान में? बिल्कुल, अनुच्छेद 324 में इलेक्शन कमीशन का जिक्र है। इसी आर्टिकल में इलेक्शन कमीशन की स्थापना करी गई है, इसको पावर्स दिए गए हैं। आपसे एक अगर और रहेगा कि जिस तरह से आप पढ़ते हैं हमारे ऑफलाइन बैचेज में, कॉपी लेकर के आते हैं, नोट्स लिखते हैं, सेम आपको अभी पढ़ना है। ठीक है ना, तो कॉपी खोल लीजिएगा, जो बातें लिखवा रहे हैं उसको लिखते जाना है,
ताकि ये ना हो कि अगले आधे या पौन घंटे घंटे के बाद सीधे सब उड़ जाएं और टोटल आउटपुट जो है आपका जो जो आपने जो लिया दिया क्लास से वो जीरो हो जाए। तो नहीं, लिखते चलना है ताकि चीजें आप भूलें ना फिर। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन एक स्थायी, स्वतंत्र और एक स्वायत्त निकाय है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। क्या है? स्वायत्त निकाय है। ठीक है, स्वायत्त निकाय है। ओके, इसका मेन काम क्या होता है? इलेक्शन कमीशन का मेन काम होता है भारत में चुनाव करवाना। चुनाव करवाता है किसका किसका? सबसे पहला संसद का। संसद में क्या है सर? लोकसभा और राज्यसभा। इनका चुनाव कौन करवाएगा? इलेक्शन कमीशन करवाएगा। संसद के साथ साथ जो राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा और जो विधान परिषद है, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली और जो काउंसिल है, असेंबली प्लस जो काउंसिल है, दोनों का चुनाव कौन करवाता है? भारतीय निर्वाचन आयोग। इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, उनका चुनाव भी प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट, इनका चुनाव भी इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक बात? तो ये मेन काम है हमारे निर्वाचन आयोग का। अब यहां पर एक बात समझना, आपको पता है कि भारत एक फेडरल कंट्री है। हमारे यहां संघीय व्यवस्था है। टॉप पे है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, उसके नीचे आता है राज्य सरकार, उसके नीचे आता है पंचायती राज संस्थाएं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो केंद्र में जो लेजिस्लेचर है, संसद है, इसका चुनाव करवा दिया। राज्य में जो विधानसभा विधान परिषद है, इसका चुनाव करवा दिया। मगर जो पंचायती राज संस्थाएं हैं ना, इनका चुनाव करवाने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है ना, इसका गठन किया गया था 73वां संशोधन के जरिए। ठीक बात? क्लियर है? कंफ्यूजन में नहीं रहना है। इसका चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग नहीं करवाता, स्टेट वाला करवाता है। ठीक है, चलो अब कुछ पॉइंट लिखो, ध्यान से लिखना है इसको। जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना। तो इसका मेन एम क्या है? स्वतंत्र, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, ताकि जो भारतीय डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसका क्रेडिबिलिटी, जो भरोसा है, वो बना रहे। जब इलेक्शन कमीशन के काम पर लोगों का भरोसा उठ जाएगा तो इसके द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं उसका भी, उस पर भी भरोसा उठ जाएगा, उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही खराब है। आपके जब रिप्रेजेंटेटिव सही से चुने गए हैं, आपको यही नहीं पता, तो आप उसकी बात कैसे मानेंगे, उसका डिसीजन कैसे फॉलो करेंगे? ठीक है, इस कारण से तो इसीलिए कमीशन हमेशा चाहता है कि चुनाव को फ्री एंड फेयर, स्वतंत्र और निष्पक्ष रखा जाए। इसके लिए वो हर प्रयास करता है। जैसे कि अभी हाल में ही SIR चला, ठीक है ना, मतलब कि हमारे जो पूरा जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट किया जा रहा है। जो जो लोग उसमें फालतू शामिल हो गए हैं उसको हटाया जा रहा है, जो लोग शामिल नहीं हैं उसको उसमें इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है ना, तो जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट करना, ये भी काम किसका होता है? इलेक्शन कमिश्नर का भी होता है ना? ठीक है ना, कमीशन का ही होता है। तो मैंने क्या बताया? आर्टिकल 324 के अंदर क्या काम है कमीशन का? संसद, विधानसभा विधान परिषद और आपका प्रेसिडेंट के लिए चुनाव करवाना। ठीक है, चलो आगे लिखो। ठीक है, अब आती है बात कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे वो कौन तय करेगा, वो डिसाइड कौन करता है? ठीक है, सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त,
इन दोनों को नियुक्त करने का पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है। अब ये कि इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे ये तय करता है संसद एक कानून बना करके। ठीक है, तो लिखना संरचना, संरचना मतलब कंपोजिशन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स, जो चुनाव आयुक्त हैं, इनकी संख्या कौन तय करेगा? संसद। संसद कोई काम कैसे करता है? कानून बना करके, लॉ बना के। ठीक है ना, क्लियर बात? अभी क्या कहा गया है कि एक होगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसके साथ साथ मैक्सिमम 4 निर्वाचन आयुक्त हो सकते हैं। ये मैक्सिमम लिमिट है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम लिमिट है अभी। मगर वर्तमान में कितने आयुक्त काम कर रहे हैं? वर्तमान में एक है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसके साथ साथ 2 हमारे यहां इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। 2 हमारे यहां इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। क्लियर बात? चलो, तो पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया, इसी के आधार पर जो राष्ट्रपति होता है वो नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर की संख्या निर्धारित करता है। अब लिखो नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। ठीक है ना, इसे मैंने बताया कि नियुक्त करेगा प्रेसिडेंट, मगर किनको नियुक्त करेगा? एक बनता है सिलेक्शन कमेटी। सिलेक्शन कमेटी, सिलेक्शन कमेटी के जो लोग होंगे वो एक लिस्ट चुन के देते हैं प्रेसिडेंट को, एक लिस्ट चुन के देते हैं कि आपको इनमें से कोई आदमी पसंद आए उसको आपको अपॉइंट करना है। ये जो सिलेक्शन कमेटी होगा, इसमें कौन कौन लोग होते हैं? इसको चेयर करते हैं हमारे प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री के द्वारा अपॉइंट किया गया एक मंत्री होगा। इसके साथ साथ लोकसभा में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होगा, विपक्ष पार्टी का जो नेता होगा, ये। ठीक है, तो जो सिलेक्शन कमेटी होता है, ये लोग मिल करके कुछ नाम निकालते हैं और ये नाम भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास कि इनमें से आप जो अपॉइंटमेंट है वो कीजिए। अब दिक्कत की बात क्या है कि जितने नाम सुझाए गए, अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इन नाम के बाहर के भी लोगों को अपॉइंट कर सकता है। राम, मोहन, सोहन, ठीक है, रावण, कुछ भी 4-5 लोग यहां पर हैं। इनके अलावा अगर ये नाम पसंद नहीं आया तो किसी और नाम को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है। मतलब कि सिलेक्शन कमेटी का जो रिकमेंडेशन होगा वो बाइंडिंग नहीं है, इट इज ओनली रिकमेंडेटरी। ठीक बात? क्लियर है? ठीक है, अब आती है बात पात्रता, एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी, पात्रता। कौन कौन लोग एलिजिबल हैं इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर अपॉइंट होने के लिए? सरकार ने एलिजिबिलिटी ऐसी तय करी है कि जो सरकारी जो हमारे अफसर हैं वही इसमें अपॉइंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एलिजिबिलिटी का पहला कंडीशन ये होगा कि भारत सरकार में सचिव स्तर का पद धारण किया हुआ हो। ठीक है ना, भारत सरकार में सचिव स्तर का जो पद है, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस लेवल का जो पद है वो पहले धारण किया हो। दूसरा, उसमें
इंटीग्रिटी हो, मैन ऑफ इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा हो, ठीक है। ये क्या हो गया, सत्यनिष्ठा, ये तो तुम्हारा इथिकल क्राइटेरिया है एक तरह से। और तीसरा ये है कि उसको इलेक्शन मैनेजमेंट का अनुभव हो। जो निर्वाचन प्रबंधन है, निर्वाचन प्रबंधन है, इलेक्शन मैनेजमेंट है, इसका अनुभव हो, ठीक है। जनरली जिले में जब आईएएस अपॉइंटेड होते हैं तो उनका काम होता है उस जिले में जो चुनाव है उसकी देखभाल करना, उसको करवाना, ठीक है ना, सुचारू रूप से। तो यही जो आईएएस होते हैं, डीएम, उसके बाद ऊपर पोस्ट पर जाते हैं, सचिव लेवल पे बनते हैं, रिटायर करते हैं, तो उनको ही बनाया जाता है इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये इनकी पात्रता हुई। ये जो पात्रता है ये वही लोग फुलफिल कर पाते हैं जो आपके आईएएस या फिर किसी दूसरे विभाग में सरकारी ओहदे पर होते हैं, बड़े पोस्ट पे, ठीक है। अब आती है बात वेतन की। इलेक्शन कमीशन का जो वेतन होता है वो कितना होता है? देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी वेतन के समान इनका वेतन होता है। सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनके समान इलेक्शन कमिश्नर्स का वेतन होता है। इनका जो टेन्योर है कितना होता है? टेन्योर, कार्यकाल, कार्यकाल, ठीक है ना, ये होता है 6 साल या 65 ईयर का उम्र, 65 साल की उम्र, साल की उम्र, जो पहले हो जाए, ठीक है। मान लो कि आपने 5 साल सर्व किया और आपका 65 साल हो गया, तो आप हटा दिए जाएंगे वहां पर से, ठीक है। अब एक बात ध्यान सुनना, एक बार आपको अपॉइंट किया गया तो आप पुनर्नियुक्ति के लिए, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यहां पर ट्रिक है, ध्यान सुनना इस चीज को। रीअपॉइंटमेंट, पुनर्नियुक्ति, अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो, तो आप रिटायरमेंट मतलब कार्यकाल खत्म होने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में दोबारा अपॉइंट नहीं हो सकते। अगर आप इलेक्शन कमिश्नर हो तो आप दोबारा इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट नहीं हो सकते, मगर इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अपॉइंट हो सकता है। बात क्लियर? मान लो कि किसी को निर्वाचन आयुक्त अपॉइंट किया गया, ठीक है, इसने निर्वाचन आयुक्त के पद पर 3 साल काम किया, ठीक बात। 3 साल काम करने के बाद इनको प्रमोट कर दिया गया, क्या बना दिया गया? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो 3 साल जो बच गया ना, 3 साल, केवल इतना ही समय वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में काम करेगा, मतलब टोटल 6 साल ही काम कर पाएगा। इसको एक उदाहरण से और समझो। मान लो कि वो निर्वाचन आयुक्त के पद पर 2 साल काम किया होता, तो कितने साल उसके बचे हुए हैं? 4 साल और बचा हुआ है। तो सीईसी के पोस्ट पर वो मैक्सिमम अब 4 साल ही काम कर पाएगा, मतलब कि 6 साल से ज्यादा नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो ये है रीअपॉइंटमेंट में पंगा, इसको ध्यान से याद रखना, इसको भूलना नहीं, ठीक है। तो जो कुल कार्यकाल होगा वो 6 साल से अधिक नहीं हो सकता, ठीक है। इसको लिखते जा रहे हो कि नहीं? इसको लिखते जाना है। अगला है रिमूवल, हटाना।
जो इलेक्शन कमीशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारे डेमोक्रेसी के लिए, भारतीय गणराज्य के लिए। अब बात यह है कि मान लो कि इलेक्शन कमीशन के जो लोग हैं, इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अगर ये ऐसा निर्णय लेते हैं जो पार्टी इन पावर के अगेंस्ट हो, मतलब कि जो राजनीतिक दल सत्ता में है उसके अगेंस्ट कोई निर्णय ले रहा है, तो कमीशन के कार्यकाल पे खतरा पड़ेगा। हो सकता है कि उसको रिमूव कर दे, चाहे हो सकता है कि इस पर दबाव डाला जाए। ठीक है, तो बात समझो, ऐसे केस में जो सत्तारूढ़ आपका पॉलिटिकल पार्टी है उससे बचाने के लिए बहुत सारी शक्तियां हमारे इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। उसमें से एक है इसके रिमूवल को कठिन बना देना। ठीक है, तो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं ये दो तरह के थे ना। पहला कौन सा होता है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और दूसरा होता है निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, तो आपके जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे उसको केवल उसी प्रक्रिया, उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, तो इनके हटाने का जो प्रक्रिया है और आधार है ये वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। तो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना मुश्किल है उसी तरह से सीईसी को हटाना मुश्किल है। ठीक है, इसे कहते हैं सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। ठीक है, इसमें एक बात और आती है, इसमें ये बात और आती है, इसमें एक बात ये है कि जिस टर्म्स एंड कंडीशन पर इनको अपॉइंट किया गया, इनके कार्यकाल के दौरान इनका टर्म्स एंड कंडीशन बदला नहीं जाएगा, बदला नहीं जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इनको अपॉइंट करने के टाइम पर बोला कि आपका सैलरी 70,000 रुपए होगा उदाहरण के तौर पे, तो बाद में उसका सैलरी घटा नहीं सकते। ठीक बात। दूसरा, अपॉइंटमेंट के टाइम पे यह कहा गया कि आपका कार्यकाल 6 साल का होगा, तो इनके कार्यकाल के दौरान इसको 6 साल से पहले हटा नहीं सकते। ठीक है, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन होगा उसको कार्यकाल के दौरान बदला नहीं जा सकता। बस में आ गया। मगर ये जो सुख है ये बेचारे जो निर्वाचन आयुक्त है उसको नहीं दिया गया। 3 लोग हैं ना, एक तो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 आपके हैं इलेक्शन कमिश्नर, तो इनको ये सुख नहीं है। इनको जब हटाना होगा तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सिफारिश पर, के रिकमेंडेशन पर इनको हटाया जा सकता है। संविधान इतना ही कहता है, ठीक है ना, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर इसको हटा सकते हैं। हटाने का प्रक्रिया, आधार संविधान में नहीं है, उस पर संविधान हमारा मौन है। ये एक समस्या है, इस पर हम आएंगे जब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं इलेक्शन कमीशन के साथ, इसकी वर्किंग के साथ। क्लियर बात। ये तो हो गई बात रिमूवल की, हटाने की। मान लो कि इनका मन भर गया, इसको खुद छोड़ने का मन कर जाए, त्यागपत्र, त्यागपत्र, रिजिग्नेशन, रिजिग्नेशन किसको देंगे बोलो? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, दोनों अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, इनको अपॉइंट भी राष्ट्रपति ही कर रहा था। क्लियर है ना? तो हमने ये डायमेंशन इसके कवर किए। अब ये बात आती है, ये तो बेसिक डायमेंशन हो गया इलेक्शन कमीशन का, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि क्या इलेक्शन कमिश्नर मतलब चीफ वाला और नॉर्मल वाला, क्या दोनों बराबर हैं? क्या दोनों बराबर हैं?
तो आपने क्या क्या बातें देखी, कहां कहां पर असमानता आती है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट के मामले में, नियुक्ति के मामले में दोनों बराबर हैं, दोनों को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ठीक है। दोनों का जो सैलरी होगा सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होगा, तो बराबर है। दोनों को रिमूव करने का काम प्रेसिडेंट ही करेगा, तो यह भी बराबर है। दोनों अपना त्याग, रिमूव करने का प्रेसिडेंट करेगा कैसे, सुप्रीम कोर्ट का जो जज है ना, इसके प्रोसीजर और उसके आधार पे, ठीक है। क्या बताया जैसे रिमूवल और रेजिग्नेशन, ओहो, त्यागपत्र, रेजिग्नेशन किसको देगा, प्रेसिडेंट को, तो ये भी बराबर हैं, इन मुद्दे पर बराबर होंगे। मगर रिमूवल वाले मुद्दे में एक इशू ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का जो प्रोसीजर होगा वो जज के बराबर होगा, मगर इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए केवल सीईसी का सिफारिश चाहिए होगा, रिकमेंडेशन। तो इस मुद्दे पर बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर बात अटकती है। अब हुआ क्या कि जहां पर यह बात अटकी तो एक केस फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया, और बहुत ही हमारे एक धांसू सीईसी थे, निर्वाचन आयुक्त थे, जिनका नाम आप लोग जानते हैं, टीएन शेषन, ठीक है। तो टीएन शेषन बनाम भारतीय संघ जो केस है वो 1995 में आया, टीएन शेषन 1995 में ये केस आया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि क्या सीईसी और ईसी, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त, क्या दोनों बराबर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सीईसी और ईसी दोनों समान दर्जा रखते हैं, दोनों समान दर्जा रखते हैं, इक्वल स्टेटस रखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पास कोई वीटो नहीं है, ठीक है ना। इलेक्शन कमिश्नर केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की रिकमेंडेशन पर ही रिमूव किया जाएगा, ये इसको बचाने के लिए है, को शील्ड करने के लिए, शील्ड करने के लिए वो प्रावधान है, ठीक है ना। इस पावर का इस्तेमाल सीईसी सुओ मोटो नहीं कर सकता, मतलब कि स्वतः अपने मन से नहीं कर सकता, ठीक है। इसी कारण से कहा गया कि यस, सीईसी एंड ईसी बोथ आर इक्वल, ठीक है ना। जो निर्वाचन आयोग है वो एक बहुसदस्यीय मल्टी मेंबर बॉडी है, जिसमें सभी जो मेंबर हैं उनका स्थिति समान होगा, सभी के पास समान दर्जा होगा, ठीक है। तो आपने ये भी सीखा कि आखिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यह पावर क्यों दिया गया, ताकि इसको बचा सके, इसको शील्ड किया जा सके। मान लो कि कोई कमीशन में डिसीजन लेना है, मान लो कि इलेक्शन कमीशन में कोई निर्णय लेना है, कौन कौन लोग हैं इसमें, सीईसी और 2 गो ईसी, ठीक है ना। तो जो निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर होगा, डिसीजन बाय मेजॉरिटी, बहुमत के आधार पर, ठीक है। 3 लोग हैं तो 2 लोग यस बोल दिए तो वो काम किया जाएगा, क्लियर है। इसके पास कोई वीटो नहीं है, कोई वीटो नहीं है, क्लियर बात, ठीक है ना। चलो फिर अब हमारा अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ये देखना कि इलेक्शन कमीशन का जो इंडिपेंडेंस है
उसको बनाए रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, स्वायत्तता कायम रखने के लिए, इंश्योर करने के लिए कौन कौन से प्रावधान रखे गए हैं। तो हेडिंग डालना ये वाला और पॉइंट लिखना शुरू करना। चलो पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट ये है कि आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, सीईसी है, उसको मिला हुआ है कार्यकाल की सुरक्षा। पहला क्या है? सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, कार्यकाल की सुरक्षा। ठीक है। एक्चुअली जो हमारे लाइव क्लास होती है ना, वहां पर सेशन थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहता है। वहां पर केवल मैं ही नहीं बोलता, आप लोग भी बोलते हैं। मैं सवाल पूछता हूँ, आप उसका आंसर देते हैं, मैं सवाल देता हूँ, आप उसका जवाब लिख के दिखाते हैं। ठीक है ना? तो ज़्यादा मज़ा आता है। चलो, तो क्या है ये? किसको दिया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को दिया गया है। हम क्यों कहते हैं कि इसको दिया गया है कार्यकाल की सुरक्षा? क्योंकि इसको रिमूव कर सकते हैं केवल उसी प्रक्रिया से, केवल उसी प्रोसीजर से और उसी बेसिस पर जिस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा सकते हैं। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि इनको दिया गया है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इनको हटाना मुश्किल कर दिया, इसी कारण से कमीशन इंडिपेंडेंटली काम कर सकता है, किसी पार्टी के दबाव में आके काम नहीं करेगा। ठीक है? सोचो कि कोई मंत्री अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करता है, तो इलेक्शन कमीशन के पास इतना पावर होना चाहिए ना कि उसको पनिश कर सके। पनिश कब करेगा? जब ये बॉडी इंडिपेंडेंट होगी, स्वायत्त होगी। इसीलिए ये प्रावधान बनाए गए हैं। ठीक है? अब दूसरा ये है कि जो आपका पूरा फाइनेंस है, ठीक है ना, कोशिश करी गई है कि उसको थोड़ा सा गवर्नमेंट पर लोड ना दिया जाए, मगर ये एक मेन इशू, हम जिसकी चर्चा करेंगे इसके बाद में, थोड़ा सा तुरंत अभी आएगा। दूसरा क्या है? सेवा की शर्तें। जो सेकंड है वो है कंडीशन ऑफ सर्विस, कंडीशन ऑफ सर्विस, सेवा की शर्तें। मैंने क्या बताया कि एक बार हमने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कर दिया तो उनके कार्यकाल तक उनका टर्म्स एंड कंडीशन हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है? तो इससे भी कमीशन का जो इंडिपेंडेंस है वो इंश्योर होता है। ठीक है? अब देखना, पूरे भारत देश में चुनाव करवाना है तो केवल सीईसी और ईसी से तो काम होगा नहीं, और क्या होते हैं? रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स, क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त। अब इनको रिमूव करने के लिए भी, जिस तरह से निर्वाचन आयुक्त को रिमूव करने के लिए मुख्य वाले का परमिशन चाहिए होता है, उसी तरीके से क्षेत्रीय वाले को रिमूव करने के लिए भी मुख्य वाले का परमिशन, सिफारिश चाहिए होता है। इसको भी रिमूव करना आसान नहीं है। ठीक है? मतलब कि जो कार्यपालिका है, एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव का जो कार्यपालिका है वो उसको मनमाने ढंग से नहीं हटा सकती। ठीक है? अच्छा, इसमें हम और पॉइंट लिखवाएंगे, मगर एक बात बताओ, अगर मैं नहीं पढ़ाता इस टॉपिक को और मैं सीधे आपसे पूछता कि ये बताओ
किसी भी बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए तुम क्या क्या काम कर सकते हो? जरा सोचो, बात केवल इलेक्शन कमीशन की नहीं है। अगर मैं यही सवाल दे दूं यूपीएससी के बारे में, चाहे सीएजी के बारे में, तो क्या आपका उत्तर बदलेगा? मतलब क्या क्या आयाम आप कवर करेंगे, आप ये देखो। अगर मुझे किसी भी संस्था का इंडिपेंडेंस इंश्योर करना है, तो क्या मैं सबसे पहले उसका अपॉइंटमेंट नहीं सुधारूंगा? अगर इसका अपॉइंटमेंट केवल एक ही संस्था पर निर्भर है, तब तो दिक्कत है। मतलब कि अगर इसके अपॉइंटमेंट में अगर केवल एग्जीक्यूटिव का हाथ है, तो समस्या। अगर किसी संस्था के अपॉइंटमेंट में केवल जुडिशरी का हाथ है, तो समस्या। कैसे बाबू? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जज को अपॉइंट करने के लिए क्या है? सिस्टम है कोलिजियम का। समझ गए? जहां पर जजेस की प्राइमेसी है, जज ही जज को नियुक्त करता है, वहां पर किसी और, न लेजिस्लेचर का न एग्जीक्यूटिव का, दोनों का कोई रोल नहीं होता। ठीक है? एक होता है मूलभूत ढांचा, मौलिक ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि प्राइमेसी ऑफ जजेस, प्राइमेसी ऑफ जजेस इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट, ये एक मौलिक ढांचा का पार्ट होगा। क्या होगा? मौलिक ढांचा का पार्ट होगा। इट विल बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। बात क्लियर? ठीक है? तो ये तो हमारे जजेस साहब ने इसलिए बोला क्योंकि उनको जुडिशरी का इंडिपेंडेंस इंश्योर करना है। मगर क्या इस प्राइमेसी के कारण, इस प्राथमिकता के कारण सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के सारे जज एकदम लायक हैं? कहीं कोई करप्शन नहीं है, कहीं कोई नेपोटिज्म नहीं है? है ना? दिल्ली हाई कोर्ट का जज का पकड़ा गया था ना, उसके यहां जब आग लगी थी तो नोट मिले थे ढेर सारे। ठीक है? तो समस्या तो है ही। सिमिलरली, अगर किसी संस्था के नियुक्ति में केवल एग्जीक्यूटिव का, सरकार का ही रोल रहेगा, तो वो अपने लोग को अपॉइंट करेगा। होना क्या चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। मतलब कि दोनों अंगों के लोग हों ताकि किसी का चले नहीं। मगर किया क्या गया? इलेक्शन कमीशन को अपॉइंटमेंट जो होता है, जो कमेटी बनी, उसमें कौन था? इसको चेयर करते हैं पीएम। पीएम के द्वारा नियुक्त एक मंत्री और एक लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन। बात समझ रहे हो? अब तीन में से दो लोग तो भाई भाई तो चलेगा तो इन्हीं लोग का। किसी का नाम सुझाया गया और इन्होंने अपोज कर दिया, तब भी दिक्कत। ये लोग तो हाँ बोल देंगे, अपने आदमी को बिठा देंगे वहां पे। तो इलेक्शन कमीशन का जो लोग है, मतलब उसकी नियुक्ति में सरकार की चल रही है। एक्चुअली यहां पर पीएम और विपक्षी पार्टी के साथ साथ मंत्री जी के जगह पर सीजेआई था, तो इसको हटा दिया गया था। तो ये मेन समस्या है। ठीक है ना? चलो, तो ये जो प्रावधान है वो किए गए हैं किस लिए? कमीशन का इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए। सवाल आएगा एक, ठीक है ना? याद रखना। चलो, अब आती है बात, कौन कौन सी शक्तियां हैं हमारे निर्वाचन आयोग के पास। ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि इनके पास कौन कौन सी शक्तियां प्रशासनिक हैं। ठीक है ना? कई तरह की शक्तियां होती हैं। चलो दे दो हेडिंग पहले इसको फट से। ठीक है ना? निर्वाचन आयोग की शक्तियां, पावर्स। पहला यह है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका
आपके ये होते हैं ना निर्वाचन क्षेत्र, इसकी सीमा तय करता है। जो आपके निर्वाचन क्षेत्र हैं, जो आपके निर्वाचन क्षेत्र है, इसकी सीमा तय करता है। क्या खुद से तय करता है? नहीं, डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर। इस कानून के बाद जब बनता है ना परिसीमन आयोग, जो आपका परिसीमन आयोग है उसके आधार पर यह सीमाएं निर्धारित करता है। ठीक है, आयोग एक्ट के आधार पर यह सीमा तय करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको लिख लो फॉर्मली अच्छे शब्दों में। परिसीमन आयोग अधिनियम, परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर, के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की, निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करता है। क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करता है। ठीक है, अगला जो इसका पावर है वो है वोटर लिस्ट से संबंधित। ठीक है, इसके अंदर पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट लिखो, निर्वाचन नामावली इलेक्टोरल रोल तैयार करना। ठीक है ना, इलेक्टोरल रोल तैयार करना। ठीक है ना, निर्वाचन नामावली तैयार करना। ठीक है, समय समय पर ये जो मतदाता सूची है इसमें पुनरीक्षण करना। रिवीजन करना। अभी जो चल रहा है ना SIR, वो इसी के अंतर्गत चल रहा है। ठीक है, जो आपका मतदाता सूची है इसका पुनरीक्षण करना, इसको रिवीजन करना। ठीक बात। तीसरा है, जो पात्र नागरिक हैं, जो पात्र नागरिक हैं इनको इलेक्टोरल मतदाता सूची में जोड़ना, इसमें जोड़ना। ठीक है, सभी पात्र नागरिकों को, सभी पात्र नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत करना, रजिस्टर करना। रजिस्टर करना। ठीक बात, ओके, इसको लिख लो। अगला जो पावर है वो है चुनाव संचालन से संबंधित। चुनाव संचालन से संबंधित इलेक्शन कमीशन हर वो डिसीजन ले सकता है जो डिसीजन जरूरी हैं चुनाव को फ्री एंड फेयर करवाने में। जैसे कि चुनाव का तिथि और कार्यक्रम घोषित करता है। पहला पॉइंट लिखो, चुनाव की तिथि व कार्यक्रम घोषित करना। जैसे ही जिस दिन डेट और शेड्यूल अनाउंस कर दिया गया उसी दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श जो चुनाव संहिता है वो लग जाता है। किस दिन से? जिस दिन पे शेड्यूल
आचार संहिता लग जाता है शेड्यूल जिस दिन अनाउंस हुआ, ठीक है ना, उस दिन से लग जाएगा। ठीक बात। तो ये चीजें हो गई। अगला हेडिंग दीजिए, चुनाव व्यय। चुनाव व्यय यह डिसाइड करता है कि कोई जो कैंडिडेट होगा वो मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकता है उस पर्टिकुलर चुनाव में। मगर समस्या देखो, ये जो लिमिट है वो लगाई गई है उम्मीदवारों पर, कैंडिडेट पर, पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं लगाया गया है। ठीक है ना। ये जो चुनावी व्यय का जो मैक्सिमम लिमिट है किस पर है? कैंडिडेट पर है। ठीक है ना, पार्टी पर नहीं। इसीलिए खर्चा खूब होता है। क्लियर बात। अगला हेडिंग देखो, जो आपका पॉलिटिकल पार्टी होगा, जो राजनीतिक दल होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी होगा इसको मान्यता देगा। ठीक है ना, इसको रजिस्टर करेगा, पंजीकृत करेगा। ठीक है, कौन? इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन। ठीक बात। इनको जो चुनाव चिन्ह है, जो चुनाव चिन्ह है, सिंबल है, वो अलोकेट करेगा, उसका आवंटन करेगा, उसका आवंटन करेगा। ठीक है, तो राजनीतिक दल का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह का आवंटन, दोनों काम किसका हो गया? इलेक्शन कमीशन का हो गया। ठीक है। जो आदर्श आचार संहिता है वो डिसाइड करना, उसको जारी करना और उसको इन्फोर्स करना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आदर्श आचार संहिता। ठीक है ना, इसको इन्फोर्स करना। कई बार यह डिमांड उठती है कि जो आदर्श संहिता है, आचार संहिता है, क्यों ना इसको पावर दे दिया जाए लॉ का, मतलब पार्लियामेंट इसको क्यों ना लॉ बना दे। अब समस्या यह है कि अगर इसको हम लॉ बना देंगे तो चुनाव के दौरान अगर कोई इसको वायलेट करेगा तो केस फाइल होगा कोर्ट में, और कोर्ट में केस जाएगा तो समय लगेगा। तो क्या चुनाव उस टाइम तक रोक देंगे? नहीं रोकेंगे। इसी कारण से आदर्श जो आपका आचार संहिता है उसको लॉ का दर्जा अभी नहीं दिया गया है, मगर इस पर मोरल फोर्स है। मतलब कि अगर आप इस लॉ को वायलेट, अगर आप इस रूल को वायलेट करते हैं तो इलेक्शन कमीशन आप पर जो एक्शन है वो ले सकता है। ठीक है, चलो अगला देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, मतलब कि अर्ध न्यायिक बॉडी है। यह क्या होता है? अर्ध न्यायिक बॉडी वो संस्थाएं होती हैं जो न्यायपालिका का, जुडिशरी का पार्ट नहीं है, जुडिशरी का हिस्सा नहीं है, मगर फिर भी जजमेंट पास करता है, जजमेंट पास कर सकता है। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्वासी जुडिशियल बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, फाइनेंस कमीशन अर्ध न्यायिक बॉडी है। ठीक है ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित जो ट्रिब्यूनल है, यह भी एक अर्ध न्यायिक बॉडी है। ठीक है ना। सीएटी कैट, ये भी आपका अर्ध न्यायिक बॉडी है। क्लियर बात। ये सभी के सभी जुडिशरी के अंग नहीं हैं, मगर सभी ऑर्डर पास कर सकते हैं, एनजीटी ऑर्डर पास कर सकता है। ठीक है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल दिया गया, चुनाव चिन्ह दिया गया और उस पर कोई विवाद हो गया, तो विवाद कौन सुलझाएगा? इलेक्शन कमीशन। तो लिखना,
अर्ध न्यायिक शक्तियां, क्वासी जुडिशियल पावर्स, अर्ध न्यायिक शक्तियां। इसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, चुनाव चिन्ह संबंधित विवादों का निर्णय करना कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों का निर्णय करना कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन। पॉलिटिकल पार्टी को मान्यता देने से संबंधित कोई विवाद हुआ, उस पर भी डिसीजन कमीशन ही लेगा। इसके साथ साथ चुनाव में धांधली हो गई, बूथ कैप्चरिंग हो गई, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में चुनाव रद्द करने का जो डिसीजन है वो भी इलेक्शन कमीशन ही लेगा। क्लियर है? अगर कोई कैंडिडेट समय पर अपना एक्सपेंडिचर, चुनाव व्यय सबमिट नहीं किया तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये डिसीजन भी कौन लेगा? इलेक्शन कमीशन ही लेगा। क्लियर बात? इसके साथ साथ आदर्श आचार संहिता, एमसीसी को अगर वायलेट किया तो एक्शन कौन लेगा? निर्वाचन आयोग ही लेगा। यह हो गए क्या? अर्ध न्यायिक शक्तियां। अगला है एडवाइजरी पावर्स। एक्चुअली क्या है कि प्रेसिडेंट को यह एडवाइस दे सकता है, ठीक है ना। जो परामर्शदात्री शक्तियां हैं, इसमें पहला यह है कि मान लो कि लगा हुआ है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, किसी राज्य में, तो उस समय इलेक्शन कमीशन बताएगा कि क्या परिस्थितियां अनुकूल है उस राज्य में चुनाव करवाने लायक। अगर कमीशन बोलता है हां अनुकूल है तो चुनाव करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो एडवाइस है प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट रूल के दौरान जो सलाह है कौन देगा? कमीशन देगा कि उस राज्य में चुनाव करवाने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं या नहीं, ठीक है। अगर किसी एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अगर किसी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करना है तो गवर्नर को, राज्यपाल को एडवाइस कौन देगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। याद रहेगा? अगर एमपी को हटाना है, अयोग्य घोषित करना है, तो कमीशन किसको देगा एडवाइस? राष्ट्रपति को। अगर हटाना है एमएलए को तो किसे देगा एडवाइस? गवर्नर को, राज्यपाल को। ठीक बात? चलो, तो ये बातें हो गई। एक टॉपिक मेरा और बचा हुआ है यहां पे कि क्या क्या और मुद्दे हैं, जैसे कि ये है ना कि आपके इश्यूज कौन से फेस किए जाते हैं कमीशन के द्वारा, साथ साथ में कौन कौन से रिफॉर्म लिए गए हैं, गोस्वामी कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है, जो लॉ कमीशन है इसकी रिकमेंडेशन क्या है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट फंडिंग दिया जाए, उसके क्या पॉजिटिव नेगेटिव हैं, अभी जो क्रेडिबिलिटी कम हुई है, अभी जो इतने सारे इश्यूज रेज किए गए हैं आयोग के संदर्भ में, अभी जो चुनाव हुआ, राज्य में चुनाव हुए उस संदर्भ में, एसआईआर वगैरह पे सारे जो सुधार हैं वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा समय की कमी है, इसको हम लोग बाद में कवर करेंगे, ठीक है ना। तरीका देखते हैं कि हमने पढ़ लिया टॉपिक, उसके पढ़ने के बाद मैं सवाल करवाऊंगा। ये जो क्वेश्चंस होंगे सबसे पहले यूपीएससी के पीवाईक्यूज होंगे, जो बीपीएससी के पीवाईक्यूज होंगे वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जनरली क्या होता है कि जिस टॉपिक का सवाल पहले यूपीएससी पूछ लिया है उसको कभी कभार रिपीट कर देते हैं ये लोग, इसीलिए इनको हम लोग कवर करते चलेंगे, ठीक है ना। तो चलो इसको पहले अटेम्प्ट करो, क्या आंसर है इसका। कह रहा है कि भारत का निर्वाचन आयोग क्या 5 मेंबर का है। यह सवाल 2017 प्रीलिम्स का है, बताओ क्या आपके
जो बुद्धिमत्ता, इस पर सवाल नहीं है। आपको पता है कि ये 3 मेंबर का बॉडी है, एक है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 हैं इलेक्शन कमिश्नर्स, तो 3 है ना बाबू। क्लियर बात। आपने क्या किया, पहला काट दिया, पहला काटते ही आपका ऑप्शन ए उड़ गया। दूसरा देखो, कह रहा है कि क्या गृह मंत्रालय डिसाइड करता है इलेक्शन शेड्यूल। क्या गृह मंत्रालय डिसाइड करता है लोकसभा और विधानसभा के आम चुनावों का कार्यक्रम। कौन करता है कार्यक्रम, डिसीजन? चुनाव आयोग ना। कौन करता है? क्लियर बात। और जिस दिन आपका कार्यक्रम घोषित किया गया उस दिन से ही आचार संहिता लग जाएगा। क्लियर बात। तो आपका 2 चला गया। जैसे ही 2 कटा, मैंने यहां पर बी और सी उड़ा दिया। अरे उड़ा दिया, तो आपका बी सी खत्म। क्या आंसर आ गया? डी, 3 ओनली। टफ था क्या? अब बताइए, इसका आंसर कीजिए। ठीक है, तो भारत में इंडिपेंडेंट और जो निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जो निर्वाचन आयोग है, इनमें से कौन से निर्देशों का उपयोग कर सकता है? इनमें से कौन सा डायरेक्टिव फॉलो कर सकता है? पट से इसका आंसर बताओ, बोलो जी। कह रहा है कि जो चुनाव का घोषणा पत्र होगा वो आचार संहिता के अनुरूप होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जो आपने वादा किया घोषणा पत्र में, इस वादे को पूरा करने के लिए क्या वित्तीय संसाधन वहां पर अवेलेबल हैं? जैसे कि अभी चुनाव हुआ तमिलनाडु में, बहुत सारे प्रॉमिस किए गए, इतना ग्राम सोना दे देंगे हर बेटी के लिए, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना जो फ्री बाइज है ना, वो अभी घोषित किया जाता है। बिहार में चुनाव हुए, यहाँ पर 10,000 रुपये दिया गया अकाउंट में महिलाओं को। तो क्या आपका जो प्रॉमिस है उसको पूरा करने के लिए संसाधन है वहां पे? इसका उल्लेख होना चाहिए, यह मैंडेटरी है। सेकंड सही है। ठीक है, तो आपका 1 और 2 जो है वो करेक्ट है। यह ऑप्शन मेरा यहां पर बी 1 और 2 और डी 1 और 2 में है। ठीक बात। अब बच गया मेरा तीसरा। क्या कह रहा है यहां पे? निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद भी जो भ्रष्ट आचरण है उसके आधार पर उम्मीदवार को शून्य अमान्य घोषित कर सकता है। नहीं, ये लाइन गलत है, इसीलिए आपका 1 और 2 बी केवल सही हो जाएगा। ये तो हो गया आपके एमसीक्यूज। आपके ढेर सारे एमसीक्यूज और भी हैं, उसको हम सॉल्व करते चलेंगे। पहले हम देखते हैं कि एक सवाल अगर करते मेंस का तो कैसे करते। बीपीएससी का जो GS2 है वहां सवाल पूछ सकता है आपसे इस तरह का कि चर्चा कीजिए कि जो भारतीय संविधान है वो चुनाव आयोग का इंडिपेंडेंस को बचाने के लिए क्या क्या प्रावधान रखता है। तो इस सवाल का इंट्रो कैसे लिखेंगे? इस सवाल के इंट्रो में आप सिंपल सा बता सकते हैं कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है ये एक संवैधानिक बॉडी है जिसका गठन किया गया है अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। इसका मेन जिम्मेदारी क्या है? पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा का चुनाव करवाना, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब कि विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और विधान परिषद, इसका चुनाव करवाना, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इसका चुनाव करवाना। इतना लिख दिया इंट्रो में। फिर बताएंगे कि कौन कौन से प्रावधान हमारे संविधान में हैं जो इसका इंडिपेंडेंस इंश्योर करते हैं। क्लियर बात। तो बॉडी में जो प्रावधान हैं हम ये लिख देंगे। इसके बाद आप लिखेंगे एक वे फॉरवर्ड कि क्या क्या और रिफॉर्म लेने की जरूरत है, क्या क्या और सुधार होने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जो फंडिंग आती है इलेक्शन कमीशन को वो वोटेबल होता है। कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड भारित नहीं होता।
मतलब कि ये गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है फंडिंग इसका, तो ये बहुत बड़ा समस्या है। इसका फंडिंग इंडिपेंडेंट होना चाहिए इलेक्शन कमीशन का, ठीक है। गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इसका फंडिंग। पहला रिफॉर्म तो ये ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब बातें हम लोग और लिखेंगे, चीजें करेंगे। तो ठीक है, जो कोर्स हमारा फाउंडेशन कोर्स होता है तो वहां पर हम लोग क्लास में लिखवाते हैं इसको ऑन द स्पॉट और फिर इसका आंसर चेक करते हैं। हाँ, टाइम देते हैं लिखने के 10 मिनट का, उसमें लिख के फिर हम लोग आंसर देखते हैं। तो ये बातें हो गई हमारे आज की। हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा आज चुनाव आयोग के बारे में। हमने इसके सारे जो बेसिक फैक्ट हैं वो पढ़े। हमने इसके साथ क्या क्या पावर हैं, क्या क्या चैलेंजेस है वो देखा हमने। बाकी बातें और भी करेंगे क्लास में, ठीक है। तो हमारा जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फीचर है हमारे कोर्स के। कुछ पूछना हो तो नंबर आपको दिया रहता है, वहां पर आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।